हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी और चैप्टर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 3 हमने कुछ पोर्शन डिस्कस किया था और आज उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो आज आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, काफ़ी दिनों से आपका लेक्चर नहीं आ पा रहा था, तो वापस से आज से हम लेक्चर शुरू करेंगे। आपका लेक्चर जो आएगा हिस्ट्री का कंटिन्यू रहेगा मंडे और आपका फ्राइडे। तो 2 दिन लेक्चर आएगा, मंडे और फ्राइडे। 11 o'clock आपको लेक्चर मिल जाया करेगा। अगर नहीं मिलेगा 11 o'clock तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट हाफ में। ठीक है, सेकेंड हाफ में आपको मिल जाएगा, लेकिन लेक्चर आपको ज़रूर आएगा मंडे और फ्राइडे। किस दिन नहीं आएगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सभी बंसल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल मिल जाए, या आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं बंसल ट्यूटोरियल का। आप मुझे भी फेसबुक पे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप दे भी सकते हैं। और कल से पॉलिटी आपकी शुरू हो जाएगी। काफ़ी दिनों से मैं आपको बोल रही थी कि पॉलिटी की क्लास आपकी लेंगे, तो कल से पॉलिटी आपकी शुरू होगी। मॉर्निंग का टाइम रहेगा 11 to 12। तो 1 घंटे की क्लास होगी आपकी पॉलिटी की, जो लाइव चलेगी क्लास। आपके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं पॉलिटी में, तो सारे डाउट्स लिए जाएंगे। लक्ष्मीकांत हम लोग शुरू करेंगे एकदम पहले चैप्टर से, एकदम बेसिक से कवर अप करेंगे। हर एक एक टर्म मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉलिटी हम लोग 11 to 12 शुरू करेंगे कल से। तो आपकी पॉलिटी की क्लास आएगी वीक में 4 डेज। आपकी आएगी ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा और थर्सडे आएगा, और सैटरडे को हम लोग टेस्ट लिया करेंगे पॉलिटी का। तो सब कुछ लाइव होगा आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और सैटरडे को लाइव क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप सभी क्लास में ज़रूर आएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपका पूरी कोशिश की जाएगी कि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जो हम पढ़ेंगे द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान हमारे चैप्टर चल रहा था। चैप्टर 3 है ये आपका क्लास 7 की एनसीईआरटी का। ये पार्ट 2 है, तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। अपनी जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, हमने वो सारी कवर अप कर ली है। आप वो भी, उसका भी एक बना हुआ है फोल्डर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लास 6 की एनसीईआरटी सब चीज़ें वहाँ पे कवर की है। अगर आप लोग में से किसी को भी अगर अनअकैडमी से कोई कोर्स खरीदना है, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, शालिनी SHALINI। आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी पे। चलिए बात करते हैं कि हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी है। तो एक बार थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर आ रहा है, थोड़ा सा आपको लिंक इस्टेब्लिश करने में सही रहेगा। देखिए, हमने पढ़ा था मिडवल इंडिया का शुरुआत आपका 650 के दौरान हुआ था। ये BC है आपका, AD है, सॉरी AD है, 650 AD के दौरान हुआ था। 1206 तक आपका क्या होता है, ये आपके राजपूत लोग राज करते हैं गद्दी पे। ये पढ़ा था हमने। राजपूत के बाद फिर आपके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206, जो आपका टाइम पीरियड चलेगा 1526 AD तक। ठीक है, ये दिल्ली सुल्तान का टाइम है, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होगा, तो ये टाइम चलेगा आपका। उसके बाद हमने बात किया था, इसी दौरान आपके क्या होगा, आपके बहुत सारे मुस्लिम इन्वेजन होंगे। जब राजपूत के टाइम पे ही बहुत सारे मुस्लिम इन्वेजन होते हैं। सबसे पहला जो मुस्लिम इन्वेजन होता है, जो मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता है आपके इंडिया पे, वो मोहम्मद बिन आपके कासिम का होता है आक्रमण। इसका होता है, कासिम का आक्रमण होता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि कासिम पहली बार आक्रमण करेगा इंडिया में 712 AD में आक्रमण करेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके फर्स्ट तुर्क इन्वेजन होगा। तुर्क मतलब क्या होगा, तुर्किश इन्वेजन होगा, मतलब तुर्क से लोग आएंगे, आक्रमण करेंगे इंडिया पे। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना। तो आक्रमण करेंगे तो पहले आएंगे महमूद गजनवी आएंगे। कौन आएंगे, तो गजनवी साहब आएंगे, महमूद गजनवी साहब। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी साहब आपके आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये मोहम्मद जब गजनवी आएंगे तो ये टाइम इनका पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इनका होगा 998 से आपके 1030 AD के बीच में। तो ये इतनी बार आक्रमण करेंगे, ये काफ़ी बार आक्रमण करते हैं, बहुत बदतमीज़ इंसान होते हैं ये। तो कम से कम ये 17 बार क्या करेंगे, भारत पे आक्रमण करेंगे। और जब ये आक्रमण करेंगे तो सबसे तो ये सोमनाथ टेम्पल, जो बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर टेम्पल था गुजरात का, उसको बहुत ही लूटपाट मचाएंगे वहाँ पे। तो ये आक्रमण कब करेंगे, 1205 में AD में वो वहाँ पे आक्रमण करेंगे। और आपके 1206 में टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देखिए,
देखिए आप लोग को बताया था कि जब टेम्पल क्या होता था, पुराने टाइम में टेम्पल ही सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था। अगर कोई भी लोग किसी पर आक्रमण करता था, तो अगर आसपास के राजा भी अगर आक्रमण करें तो टेम्पल पे आक्रमण करना ज़्यादा सही समझते थे वो लोग। क्यों समझते थे भाई? क्योंकि क्या होता था, टेम्पल में काफ़ी सारे चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया जाता था। टेम्पल बहुत ही पैसा होता है टेम्पल में। अभी भी आप टेम्पल्स वगैरह को देखोगे तो अभी के टाइम में भी टेम्पल में जितनी दान दक्षिणा दी जाती है उतना किसी भी जगह पे नहीं दी जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो पैसे को लूटने के लिए बाहर के लोग जब भी आक्रमण करते थे तो उनका टेम्पल मुख्य केंद्र हुआ करता था कि यहाँ से चीज़ों को लूट के वो ले जाएंगे अपने देश और वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करेंगे। अगर आसपास के राजा हैं तो वो भी वो टेम्पल पे पहला निशाना उनका टेम्पल हुआ करता था कि मंदिर पे पहला निशाना, मंदिर को अच्छे से लूटपाट मचाया जाएगा। तो गजनवी साहब ने भी यही किया। जब ये गजनवी गए तो आपके मोहम्मद गौरी आएंगे, गौरी साहब आएंगे और इन्हीं ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इनके द्वारा जो छोड़ा, इनकी वजह से ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। जब ये गौरी साहब आएंगे तो ये गौरी चले जाएंगे तो ये अपने पीछे अपने क्या करेंगे, ये अपने आप कह सकते हो कि अपने स्लेव को, अपने गुलाम को छोड़ जाएंगे। और उसी ने गुलाम डायनेस्टी, आपकी जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी शुरुआत की थी। नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक इनका गुलाम था। तो ये अपने गुलाम को छोड़ चले गए थे। तो ये गुलाम जो होता है वो गद्दी पे राज करता है, अपना गुलाम नहीं, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है और स्लेव डायनेस्टी आपकी शुरू हो जाएगी। और स्लेव डायनेस्टी की वजह से ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी में दो ही जो है बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान आएंगे। पहले आपके इल्तुतमिश आएंगे और दूसरी आपकी रजिया आएगी, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद आपकी रजिया। ठीक है, तो रजिया को लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनका मेंटलिटी जो होता है कि विमेन कैसे राज कर लेगी गद्दी पे, वो चीज़ें मेंटलिटी होती है। तो विमेन इतनी कैपेबल कैसे हो सकती है क्योंकि मेन पे राज कर ले या फिर पूरी सोसाइटी पे राज कर ले। तो इस वजह से जो आपके इलाइट ग्रुप के जो पीपल होंगे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले पीपल हैं, जिनका बहुत अच्छा औहदा है सोसाइटी में, उन लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आएगी और इनका एनेक्सेशन कर दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा रजिया को। ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर रहे हैं। फिर हमने बात की थी इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन लॉन्च किया था, इसको टंका कहा करते थे, आपके टंका कहते थे। उसके बाद उन्होंने कॉपर कॉइन लॉन्च किया था जिसको जित्तल कहते थे। ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए 1 लाइनर में आ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने शुरू किया था आपके मीनार, कुतुब मीनार बनाना। इल्तुतमिश ने शुरू किया, आपके ऐबक ने शुरू किया मीनार को बनाना। आपके जो मीनार है कुतुब मीनार उसको शुरू किया बनाना। और इसके बाद आपके ऐबक के बाद आएंगे आपके इल्तुतमिश, जो इस मीनार को पूरा कंप्लीट कराएंगे। हम उस अभी मीनार के बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। आपके रजिया का जो टाइम पीरियड होता है 12 से 36 से 40 AD तक होता है। और आपके इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड होता है वो आपके 1211 से 36 होता है। तो ये टाइम पीरियड चलता है। स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे तो स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका चलेगा कुछ। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो होगा वो होगा आपका, पहला स्लेव डायनेस्टी है। देखिए पहला जो स्लेव डायनेस्टी आएगा, दूसरा जो डायनेस्टी आएगा वो खिलजी डायनेस्टी आएगा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा आएगा? खिलजी डायनेस्टी आएगा। फिर तुगलक डायनेस्टी आएगा, फिर सैयद डायनेस्टी आएगा और उसके बाद आपके आएंगे आपके लोधी डायनेस्टी। तो ये पूरा टाइम पीरियड चलेगा कि पहले स्लेव आएंगे, फिर खिलजी आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, फिर लोधी आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि देखिए कई बार आपके क्रम अनुसार लगाने आ जाता है, चीज़ों को पूछ लेता है कि कौन किसके पहले आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन किसके पहले आ रहा है। क्योंकि देखिए क्या होगा, आपको मैच द फॉलोइंग लगाने आ जाएगा कि कौन किसके पहले आया है, आप बताइए। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन जो है पहले आ रहे हैं, कौन इसके बाद आ रहे हैं और कौन इसके बाद के बाद आ रहे हैं। तो देखिए तो खिलजी अगर हम स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो ये आपकी चलेगी 1206 से 90 AD के बीच में। कब से कब तक चलेगी? 1206 से आपके 1206 से 90 AD के बीच में चलेगा ये स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आपके खिलजी की अगर हम बात करेंगे तो खिलजी 1290 से खिलजी का शुरुआत हो जाएगा और ये कुछ चलेगा 1320 AD तक। ओके, फिर अब अगर हम तुगलक की बात करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से चलेगी आपकी 1414 तक। और फिर आपका आएगा लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होगी 1451 से आपका क्या चलेगा 1526 तक और यहीं दिल्ली सल्तनत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या शुरू होगा? उसके बाद आपका मुगलों का राज शुरू हो जाएगा इंडिया में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में मुगल डायनेस्टी पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वहां से कि मुगल कहाँ से शुरू हुआ है। अभी आपको याद रखना है पहले नंबर पे स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव के बाद खिलजी आई,
खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद लोदी आया, तुगलक के बाद सैयद आया, और सैयद के बाद क्या आया, लोदी आया। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार टाइम ड्यूरेशन एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी आएगी। स्लेव डायनेस्टी के बाद आपका कौन डायनेस्टी आएगा, खिलजी डायनेस्टी आएगा। इसका एक बार लिख लीजिएगा कहीं पर। खिलजी के बाद आपके क्या आएंगे, तुगलक डायनेस्टी आएंगे। जब भी बैठा करें कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना सके। फिर आपके आएंगे सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद आपकी जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी लोदी डायनेस्टी। अगर स्लेव डायनेस्टी के कार्यकाल अगर हम बात करेंगे तो कब से कब तक चलेगा, तो 1206 से 90 के बीच में चलेगा। आप लोगों को एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। क्लास 6 की एनसीईआरटी को फद्दू ना समझें, बहुत अच्छे से पढ़े। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 1320 तक चलेगा इस खिलजी। उसके बाद आपके तुगलक आएंगे। तुगलक का टाइम पीरियड चलेगा 1320 से आपका शुरू हो जाएगा, वो चलेगा 1414 एडी तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आएंगे। सैयद डायनेस्टी आपकी चलेगी 1414 से आपके 50 तक चलेगी। और फिर आपके आगे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी चलेगा आपका 1451 से शुरू होगा ये डायनेस्टी, और चलेगा 1526 तक। तो इस तरह से पूरा दिल्ली सल्तनत इस तरह से चलता जाएगा। और आपके जो ये शुरुआत किसने की थी ये याद रखना है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब भारत पे आक्रमण करता है, गजनवी पहले आएगा, गौरी बाद में आएगा। तो गौरी जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो इनके बाद जो इनका स्लेव जो उनके द्वारा छोड़ के जाया जाता है, तो उसने शुरुआत करता है स्लेव डायनेस्टी का। कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में, आपको रजिया के बारे में याद रखना है स्लेव डायनेस्टी में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आप क्या चीज़ें और हमने देखी थी। एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने ये मैप डिस्कस किया था कि ये मैप में जो है ये बाउंड्री हमेशा चेंज होती रहती है। इसकी वजह से इस बाउंड्री को रेड लाइन से दर्शाया गया है, और ये जिगजैग लाइन है। नेक्स्ट देखिए हमने क्वेश्चन देखा था कि मैप के बारे में बात किया था। दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ चीज़ें हमने जानी थी। फिर हमने देखा था गैरिसन टाउन जो है एम्पायर का, जो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, कि किस तरह से गैरिसन टाउन से किस तरह से एक छोटी टुकड़ी छावनी बनाते हैं कि वहाँ गैरिसन टाउन का देखिए मतलब ये होता है कि क्या होता है, कहीं बहुत जगह पे पूरे आपके ये स्टेट पे ना राज करके हम इतना सा एरिया है वो किलाबंदी कर देंगे। किलाबंदी करने के बाद यहीं पे आर्मी रहेगी, पूरा एरिया को आर्मी कंट्रोल करेगी, लेकिन जो इतना एरिया बच जाएगा उस पर आर्मी का कंट्रोल नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो जितना एरिया में सिर्फ आर्मी रह रही है बस वो एरिया को कंट्रोल किया जाएगा और आसपास के एरिया को छोड़ दिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि गैरिसन टाउन से कैसे एक बड़ा एम्पायर दिल्ली में डेवलप हुआ, इस बात को जानेंगे। फिर किस तरह से कंसोलिडेशन किया गया, किस तरह से पूरे राज्य को एक जगह पे एकत्र किया गया, आपके इस बात को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी और तुगलक के टाइम पे कंसोलिडेशन का काम चलेगा, तो किस तरह से कंसोलिडेशन किया गया उस चीज़ को देखेंगे। कंसोलिडेशन मतलब हो जाएगा कि स्ट्रांग बनाना, किसी भी चीज़ को, किसी भी एम्पायर को स्ट्रांग बनाना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से स्ट्रांग बनाया गया, तो उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, किस तरह ताकतवर बनाया गया। और दिल्ली का जो सल्तनत पीरियड था 15th और 16th सेंचुरी में, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो पहले चीज़ हमने देखा था, दिल्ली फर्स्ट टाइम कैपिटल बनी थी तोमार डायनेस्टी में। तोमार डायनेस्टी के बाद तोमार को डिफीट कर दिया गया चौहान के द्वारा, और इस तरह से दिल्ली जो है वो दूसरे के हाथ में चली गई। उसके बाद हमने देखा था कि दिल्ली में क्वाइन को मिंट किया जाता था। मिंट का मतलब क्या है, बनाना। तो मिंट किया जाता था, जिसे दिल्ली वॉल बोला गया। और दिल्ली जो है कॉमर्शियल सेंटर, मतलब कि वाणिज्यिक सेंटर, मतलब कि आपका व्यापार का सेंटर बना तोमार और चौहान डायनेस्टी के बीच में। देखिए मैं हिंदी में भी आप लोग को बताते चल रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम हिंदी में भी बताइए। तो देखिए पूरा हिंदी इंग्लिश करना बहुत मुश्किल है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए आप लोग एक गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, देश चलाएंगे आप सभी। तो देखिए आपको इतनी मिनिमम इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। इतनी मिनिमम इंग्लिश देखिए रिक्वायर्ड है आज के टाइम में। इतनी इंग्लिश ये नेसेसिटी है कि इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि लिखा हुआ क्या है। भले आप बोल ना पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट लिखी हुई चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा खुद पे आप मेहनत करें। देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा खुद पर मेहनत करेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी समझना ज़रूरी है आपके लिए।
देखिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। सल्तनत का बिगनिंग, सल्तनत की शुरुआत हुई 13वीं सेंचुरी में, हमने बात की थी। काफ़ी सारे क्या है आपके स्टेट को डेवलप किया गया था। सीरी हो गया, हमने बात किया था, जहापना हो गया, दिल्ली कुहाना हो गया, तो ये सबको डेवलप किया गया था। आपके फिरोजाबाद हो गया, फिरोजाबाद को डेवलप किया गया था आपके फिरोज बिन तुगलक के द्वारा। जहापना को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आपके किया गया था। उसके बाद सीरी को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका स्टैब्लिश करते हैं। फिर तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, तो ये सारी सिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि रूलर्स दिल्ली के कौन कौन से आएंगे। तो राजपूत डायनेस्टी के मैंने जैसे आपको बताया, जैसे पहले तोमार डायनेस्टी होंगे, तोमार के बाद चौहान आएंगे, तोमार को हरा के चौहान डायनेस्टी आ जाएगी। फिर आपके तुर्किश रूलर आएंगे, तुर्किश में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, इल्तुतमिश हो गए, रजिया हो गया। उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी आएगी, फिर आपके तुगलक आएगा, फिर सैयद और फिर लोधी। लोधी के बाद मुगल डायनेस्टी आएगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब भी हम फ्राइडे को मिलेंगे। तो फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कैसे पता चला, तो मैंने बात की तारीख से पता चला था। तारीख जो होता था वो आपके दिल्ली के एम्पायर के आपके जो अंदर जो लोग होते थे पढ़े लिखे, उनके द्वारा तारीख को लिखा जाता था। जो क्रॉनिकलर बोला गया है उनको, सेक्रेटरी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, पोएट हो गए, जो कविता गाए जाते थे, जो कोर्ट में रहते थे लोग, तो ये सारे लोग तारीख को लिखा करते थे। इसके बारे में जाना था, पर लेकिन देखा गया तारीख को बहुत ही बाइसनेस के तौर पर लिखा गया है, मतलब सिर्फ अच्छी बातें ही लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था अच्छी बातें? क्योंकि इन लोगों को लालच होता था कि भाई ठीक है, पैसा दे देगा हमें जो सुल्तान होगा अगर अच्छी बातें लिखेंगे। थोड़ा सा बाइसनेस भी मिला है, तो इस बात में कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, तो पर्सियन लैंग्वेज में था तारीख जो लिखा गया था। फिर मिनार सिराज ने बताया है कि रजिया जो है अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा कुशल थी, लेकिन नॉबल्स जो थे उनको, जो हिपोक्रेट होते हैं बेसिकली, उनको समझ में नहीं आता है ये सारी चीज़ें। वो बोलते हैं कि भाई औरत कैसे राज कर सकती है। तो कुछ अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जैसे अभी भी सोचते हैं कि औरत और ये क्या बोलते हैं मेन और विमेन के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, विमेन बहुत ही नीचे है मेन से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो ये पूरा तारीख बनाने का तरीका था। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था कि जस्टिस के बारे में है कि किंग जो है सोल्जर के बिना नहीं रह सकता, और सैलरी ज़रूरी है। सैलरी तभी मिलेगा जब पीजेंट्स होंगे। पीजेंट्स को रेवेन्यू का, पीजेंट जो अगर रेवेन्यू पे कर रहा है, इसका मतलब जो आपकी सोसाइटी है, जो स्टेट है, वो प्रॉस्पेरस है, खुश है, हैप्पी है। फिर मीनार सिराज के बारे में चीज़ें थोड़ी सी जानी थी। फिर हमने एक्सपेंशन सुना था कि दिल्ली का किस तरह से हुआ था। तो हमने यहाँ पे बात किया था कि गैरिसन टाउन से क्या होता था कि 13वीं सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान के जो लोग थे वो जो आपके आर्मी वाले लोग थे, वो फोर्टिफाइड टाउन में रहा करते थे। फोर्टिफाइड टाउन मतलब होगा किलाबंदी शहर में रहा करते थे, और जो किलाबंदी के चारों बगल ही उनका बस पूरा क्या था, आपका कंट्रोल था, बाकी सारा लैंड हटा हुआ था। तो क्या हुआ था, हिंटन लैंड के बारे में जाना था। हिंटन लैंड मतलब ये होता है कि लैंड से कनेक्ट एक लैंड होता है जो आपको सारा जो नेसेसिटी का चीज़ें होता है जो प्रोवाइड कराता है। तो दिल्ली सुल्तान हिंटन लैंड को कब्जे में नहीं कर रखे थे, सिर्फ और सिर्फ गैरिसन टाउन को कर रखे थे। आपके गैरिसन टाउन को करने की वजह से जो ये हिंटन लैंड था वो चीज़ें छुटा हुआ था। तो हिंटरलैंड पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से इनको अपनी नेसेसिटी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए ट्रिब्यूट हो गया, लूट पाट हो गया, कोई गिफ्ट दे दे, कोई ट्रेडिंग हो जाए, कोई आपका व्यापार हो जाए, इन सब चीज़ों पे उनका पूरा अपना क्या होता था, अपना फोकस होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, गैरिसन टाउन जो था आपका, गैरिसन टाउन में जो भी डिस्टिंक्ट लैंड में था, जैसे बंगाल हो गया, सिंध हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब को भी कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। भाई जाहिर सी बात है, दिल्ली से आपका बंगाल में कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सोच के देखिए, अगर मौसम हुआ, बैड वेदर के टाइम पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन रूट खराब हो जाता है। उस समय ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा डेवलप तो था नहीं, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन तो था नहीं कि आप फ़ोन करेंगे, ट्रिंग होगा और आप बात कर लेंगे। मोबाइल से एक बार आप कॉल करेंगे, आप राजा तक बात पहुँचा देंगे, अपने अंदर के लोगों तक बात पहुँचा देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो थी रही। फिर दिल्ली जो अथॉरिटी थी वो चैलेंज की गई मंगोल्स के द्वारा। अब मंगोल जो थे वो अफगानिस्तान से आए थे उनके टाइम पे, और क्या होता था, गवर्नर भी रेबल कर देते थे जब उनको ऐसा लगता था। रेबल का मतलब हो गया विद्रोह, तो रेबल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे जब उनको लगता था कि दिल्ली का जो सुल्तान है वो क्या भाई वीक है। सुल्तान जैसे वीक हुआ, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दावा बोल दिया कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, हम तुम्हारे अंदर काम नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, मजबूत बनाया गया और भी ज़्यादा अपने कंट्री को, अपने राइन को, अपने एरा को आप बोल सकते हैं, अपने जगह को। गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे जो कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फिर फर्दर एक्सपैंड किया गया। एक्सपैंड मतलब हो गया बढ़ाना, अपने राजपाट को फर्दर और भी ज़्यादा बढ़ाया गया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के द्वारा। फर्स्ट जो कैंपेन है, कैंपेन का मतलब हो गया आपका फर्स्ट जो चीज़ें लॉन्च की गई, जो कि आपके
जितना भी जो बॉर्डर है, इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी और भीतरी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए अभी हम यहीं पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें दूर दराज के इलाकों में भी, इसके आसपास के सारे इलाकों में कंट्रोल करना है, तो इंटरनल फ्रंटियर किया गया। अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो मेरा ये सारा इलाका, यहाँ का इलाका, यहाँ का सब मेरे अंदर होना चाहिए। तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया। बेसिकली कैंपेन मतलब युद्ध टाइप हो गया कि लॉन्च किया गया कि हमको सब कुछ चीज़ें जीतनी है। तो लॉन्च किया गया इंटरनल फ्रंटियर में सबसे पहले अंदर के हिस्सों में, जहाँ पे मेन एम क्या था कि मजबूत बनाना, हिंटरलैंड के शासन को मजबूत बनाना, गैरिसन टाउन को मजबूत बनाना। तो मजबूत बनाया गया इस कैंपेन में। इस कैंपेन में क्या किया, आसपास के जितने भी जंगल वाला इलाका था, गंगा यमुना दाऊ वाला जो रीजन था, जहाँ पे हंटर गेटर्स, जो कि आपके रोस्ट के टाइम पे जो आपके एकत्र करने वाले जो लोग जो है वो एकत्र करते हैं, चीज़ों को एकत्र करते हैं, हंटिंग करते हैं। बेसिकली हंटिंग का मतलब हो गया कि जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, जंगलों में जो चीज़ें मिल रही है उसको उठाया, एक जगह एकत्र किया और अपना खाने का, जीवन का साधन शुरू हो गया, उनका जीवन जीना वो शुरू कर दिया, उन पे ही वो खाना खाने लगे। ठीक है, इसके बारे में 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, हंटर गेदरर के बारे में। पैस्टोराइट्स मतलब वो हो गए चारवाहे, बेसिकली जो अपने क्या है, अपने आप बोल सकते हो अपने जानवरों को चराते हैं। तो वो सब जो इनका जो पूरा जो एरिया था, इनको पूरा क्या किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, गंगा यमुना एरिया को। करने का देखिए रीज़न क्या था, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट वाला जो इलाका था उस पर ये लोग देखिए बाहर से आए थे, इनको फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो फॉरेस्ट इतना घना होता था, जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा पता था। तो जैसे ही आपके सुल्तान के लोग इन लोगों पे आक्रमण करते थे, इन लोगों को सबक सिखाने का ट्राई करते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग दौड़ के फॉरेस्ट में छुप जाया करते थे और सुल्तान के आदमी को ये लोग मिलते नहीं थे। इस तरह से इनको क्या हो रहा था, ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली इसलिए इन्होंने फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरह से क्या क्या खाली करवा दिया। वहाँ के जो लोग थे, हैबिटाट मतलब हो गया, जो लोग वहाँ पे रहते थे, उनका जो स्थल था जहाँ वो रहते थे, उनका घर बेसिकली आप बोलेंगे, तो उनका घर को बिल्कुल हटा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, गंगा यमुना पूरा एरिया फॉरेस्ट को पूरा साफ कराया गया और वहाँ से बोला गया कि यहाँ पे अब इनको किसानों को दे दिया गया, बोला कि यहाँ पे आप क्या करो, खेती बाड़ी करो आराम से। और नया टाउन, नया सिटी बसाया गया, नया फोर्ट्रेस, नया किलाबंदी की गई, ताकि ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो आपका व्यापार का जो रूट है, व्यापार का जो रास्ता है, उसको कंट्रोल किया जा सके और प्रमोट किया जा सके रीजनल ट्रेड में। रीजनल ट्रेड क्या हो गया, जो आपके राज्य में जो ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। देखिए ट्रेड होगा तो पैसा बहुत आएगा, तो इसकी वजह से ये किया गया। अब दूसरा किया गया, जो आपके इंटरनल को तो अब कंट्रोल कर लिया गया। अब जो दूर दराज के जो इलाके हैं, साउथ का है, नॉर्थ का है आपके, तो ये सब इलाकों को भी कंट्रोल किया गया, तो कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत भी क्या किया, कंट्रोल किया गया। मिलिट्री एक्सपीडिशन हुआ। मिलिट्री एक्सपीडिशन का मतलब क्या है कि आपका मिलिट्री को भेजा गया, आर्मी को भेजा गया साउदर्न इंडिया में। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, अगर आप देखोगे मोहम्मद तुगलक के टाइम में देखोगे, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, आक्रमण होता है साउथ पे। वो लोग कोशिश करते हैं कि साउथ के एरिया को कंट्रोल कर सकें बहुत ज़्यादा, ताकि वहाँ से पैसा आए। जाहिर सी बात है, पैसे मेन फोकस होता है लोगों का। तो इनके कैंपेन में क्या हुआ, ये सल्तनत आर्मीज ने कैप्चर किया बहुत सारे एलिफेंट, घोड़े को, हाथी को, आपके गुलामों को और इन लोगों को, और फिर इन लोगों को लेकर के ये वापस आ जाते थे और प्रीशियस मेटल को भी लोग इकट्ठा करते थे। एंड ऑफ द, अगर मोहम्मद तुगलक की बात करेंगे 150 साल पहले, तो समवट कुछ हम्बल बिगनिंग हुई। हम्बल बिगनिंग का मतलब ये हो गया कि क्या हुआ कि आपके जो निचले जाति के जो लोग थे उनको भी क्या हुआ, उनको दिया गया, आपके सोसाइटी में हिस्सा दिया गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सोसाइटी में उनको अच्छा कार्यभार दिया गया, उनको अच्छा पोजीशन दिया गया काम करने के लिए। द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लार्ज पार्ट आपके जो दूर दराज के इलाके थे उस पर भी कंट्रोल किया गया। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, बहुत सारे आर्मीज को डिफीट किया गया, बहुत सारे आर्मीज को बोला, आर्मीज को क्या किया गया, अपने अंदर रखा गया, कि बोला कि उन लोग को हराया गया कि भाई अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब हम लोग राज करेंगे, अब तुम बैठ करके जो हम बोलेंगे वो तुम करोगे और हमारे अंदर काम करोगे। तो ये सारा चीज़ें भी शुरुआत किया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री। सल्तनत क्या करते थे, कलेक्ट करता था टैक्स पीजेंट्री के द्वारा। और उसके बाद आपके डिस्पेंस जस्टिस, देखिए ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, टैक्स को ही कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, जस्टिस भी दे रहे हैं। जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब ये हो गया कि ये आपके जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय भी देंगे। अभी समझ रहे हो आप, अभी ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि न्याय भी दिया जाएगा इनके द्वारा। तो ये होता है
हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार। तो देखिए अब देखिए ये मिलिट्री एक्सपीडिशन का टाइम है, ये मिलिट्री कैंपेन चलाया गया था। देखिए अब साउथ के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने कितने सारे चीज लोगों पे, कितने सारे जगह पे क्या क्या राज किया, ये चीज है इसमें। हाँ तो ये चीजें हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार, मैप एक बार देख लीजिए। ये आपके देवगिरी हो गया, देवगिरी बल्कि बेसिक बोलते हैं कि साउथ के दौरान जाने वाला ये साउथ का द्वार है, ऐसा बोलते हैं। ये गेटवे टू दक्कन, गेटवे टू दक्कन बोलते हैं इसको, कि ताकि साउथ के, देखिए बीच में है, साउथ में जाने का हिस्सा हो गया ये। इधर आपके इधर भी कतरा में किया गया, इधर देखिए चित्तौड़ में किया गया। तो इन सारे जगह पे इनके द्वारा क्या गया, मिलिट्री कैंपेन चलाई गई, मिलिट्री एक्सपीडिशन हुआ, मतलब एक आक्रमण किया गया। एक्सपीडिशन का मतलब होता है आक्रमण। अब देखिए मॉस्क का बात करते हैं, मस्जिद, बहुत सारे मस्जिद को स्टैब्लिश किया गया इन लोग राजा के द्वारा, क्योंकि ये मुस्लिम थे ऑब्वियसली, तो मुस्लिम थे तो इनको सेंस ऑफ कम्युनिटी चाहिए थे, क्योंकि बाहर से आए थे तो लोगों को ये एहसास हो कि हम लोग सब एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसकी वजह से इन्होंने मस्जिद बहुत सारे स्टैब्लिश किए। मॉस्क इज कॉल्ड, मॉस्क को ही मस्जिद बोला जाता है अरेबिक टर्म में, ठीक है। अरेबिक जो शब्द होता है वो मस्जिद बोला जाता है मॉस्क में। लिटरली जहाँ पर कि मुस्लिम क्या करते हैं, सजदा करते हैं। प्रोस्ट्रेट्स का मतलब क्या है, घुटनों पर बैठ के अल्लाह को याद करना। इन रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, अल्लाह के रिस्पेक्ट में अपने घुटने पे बैठ के क्या करते थे, मुस्लिम क्या करते थे, सजदा किया करते थे, पूजा किया करते थे। इन्हें कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, कॉन्ग्रीगेशनल मतलब हो गया कि एकत्र होते थे, काफ़ी सारे लोग एक जगह पे एकत्र होकर क्या करते थे, प्रेयर किया करते थे अल्लाह के लिए। तो मुस्लिम रीड करते थे अपना प्रेयर, नमाज को रीड किया जाता था। मेंबर्स को क्या करते थे, मैं अपने बीच में ही, अपने ही बीच में जो इतने सारे लोग हैं उनमें से एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लोगों को, रिस्पेक्ट लोगों को चूज कर लेते थे, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था, जो उनका एज ए लीडर होता था। उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इमाम, इमाम बोलते थे वो लोग। और वो रिचुअल्स और प्रेयर कराया करते थे। और उसके साथ ही वो जब जो आपका फ्राइडे को जो जुम्मा बोलते हैं फ्राइडे को, तो वो खुतबा, तो उसका भी प्रेयर उसके द्वारा ही कराया जाता था, जिसको ये लोग चूज करते थे एज ए लीडर। और प्रेयर के दौरान में ये लोग क्या, मक्का की तरफ फेस करके रखते थे, और जो कि वेस्ट की तरफ है, कॉल्ड, जिसको आपको किबला भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि उसको क्या बोला जाता था, किबला भी बोला जाता है। तो देखिए मैंने बताया था मक्का क्या है, वेस्ट में है। वेस्ट में कैसे हुआ, तो मैंने बताया सऊदी अरेबिया से आपका शुरू हुआ था। आपका जो मुस्लिम जो रिलीजन है वो आपका यहीं से डेवलप होना शुरू हुआ था। तो हमने बात किया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, जो बेसिकली आपके सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और उन्होंने ही इस्लाम धर्म को पूरे देश में फैलाया। तो बात किया था कि यहाँ सिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे दो लोग सिया और सुन्नी में, एक ही समुदाय सिया और सुन्नी में बट जाते हैं। सिया और सुन्नी में जो बटते हैं समुदाय, तो उसके बारे में बात किया था। सिया क्या होते हैं, या आपके जो प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं उसी के सन इन लॉ जो होते हैं आपका अली, उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो ये मानते हैं कि अली जो हैं वो आपके प्रॉफिट मोहम्मद के आपके क्या हैं, सक्सेसर हैं। तो इनकी बात को माना जाता है। और सुन्नी जो होते हैं वो खलीफा की बात मानते हैं, जो अर्ली लीडर होते थे खलीफा, उनकी बात मानते हैं और उनको ही अपना करता धरता समझते हैं। तो इस तरह से इस्लाम धर्म जो है, मुस्लिम समुदाय वो जो है दो भाग में बट गया। सिया और सुन्नी है वो एक ही समुदाय का पार्ट, लेकिन अब दो हिस्सों में बट गया है। सिया जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली के को मानते हैं, और सुन्नी जो है वो खलीफा जो है, उनके लीडर, जो आपके अर्ली टाइम में जो लीडर हुआ करते थे मुस्लिम समुदाय के, तो उनके इस्लाम के लीडर जो हुआ करते थे उनको मानते हैं। तो इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप बेसिक से चीज़ें कवर अप करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से कवर करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब कुवैत अल इस्लाम की बात करते हैं। अगर कुवैत अल इस्लाम की बात करेंगे तो ये मॉस्क था, ये मस्जिद था जो आपके बिल्ट किया गया था 12th सेंचुरी में, और एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क था। मतलब यहाँ पे लोग एक जगह पे एकत्र होके ये अल्लाह का सजदा किया करते थे, ईश्वर की सजदा किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, ठीक है। प्रोस्ट्रेट का मतलब याद रखना है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह को, अब जो हाथ ऊपर करके जो हम अब सजदा करते हैं मुस्लिम, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश टर्म है उसका प्रोस्ट्रेट। तो आपको ये सब टर्म्स आप साथ साथ ही कहीं ना कहीं लिख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। अब देखिए जो बिल्ड किया गया था, ये जो आपका कुवैत इस्लाम था, ये बिल्ड किया गया था दिल्ली सल्तनत में। आपका जो आपके पहला जो सिटी, सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो बसाया गया था दिल्ली, ये खुहाना, तो वहाँ पे बनाया गया था मॉस्क। ये मॉस्क जो बड़ा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, और इसको बनाया गया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब मीनार वाज बिल्ट बाय टू सुल्तान के द्वारा मीनार बिल्ड किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम ये बेगमपुरी मॉस्क है। ये राइन किसके राइन में बनाया गया था, किसके एरा में बनाया गया था, मोहम्मद तुगलक के एरा में बनाया गया था। मेन मॉस्क था ये, जहांपना वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहांपना। ये मेन मॉस्क बोला जाता है, मेन मस्जिद बोला जाता है जहांपना का। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। द हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, इसका न्यू कैपिटल जो था दिल्ली में, विश्व की शरणास्थली बोला जाता है इसको, सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये जो नई राजधानी थी आपकी जहांपना, वहां पर बनाया गया था ये, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ये सब देखिए मॉस्क दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मौत का मस्जिद बिल्ट किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा और उसके मिनिस्टर्स के द्वारा। दिल्ली सुल्तान जो होते हैं वो बिल्ट सेवरल मॉस्क, बहुत सारे मॉस्क को बनाते हैं इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये है हो गया कि अपने चारों बगल सब जगह बनाया जाता है, सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में बनाया जाता है, ताकि वो क्लेम कर सकें कि वो क्या है, वो इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं, इस्लाम और मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम के, इस्लाम के क्या है, प्रोटेक्टर हैं, मसीहा हैं और वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो मॉस्क जो है वो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी। देखो जो मॉस्क होता है, जो मस्जिद हो जहाँ पे पूजा की जाती है, जो सब लोग एक जगह एकत्र होते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि वो एक ही कम्युनिटी से, एक समुदाय से बिलोंग करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी था। ये ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ताकि सभी लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी का फीलिंग आए कि हाँ वो लोग जो हैं, लोग बाहर से नहीं आए, वो इसी देश में आए। देखिए हमारे देश की एक खासियत है, ब्रिटिशर्स को छोड़ के जितने भी लोग हमारे देश में राज करने आए, उन्होंने भारत को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने भारत को कभी भी एक फॉरेन लैंड की तरह ट्रीट नहीं किया। उसको ये नहीं सोचा कि ये एक क्या है, कि एक आपका फॉरेन लैंड, हम यहाँ लूट खसाट करेंगे, बस लूटेंगे और लूटेंगे और सबको लूट पाट के चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा। वो लोग आए और धरती में ही जम गए, यहीं पे धरती को ही अपना मना लिया और वहीं पे रहने लग गए। यही बहुत बड़ी खासियत है आपके इंडिया की, अगर आप बात करेंगे तो। ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया को अपना नहीं समझा, उसको हमेशा फॉरेन लैंड की तरह ट्रीट किया कि एक ये जो है ये आपके फॉरेन लैंड है। तो हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए जो कम्युनिटी होता है, जिसको ये फीलिंग आता है कि वो सेम कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है, तो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, एक ही रिचुअल है, एक ही आपकी पूजा है, एक ही बोल सकते हैं आप रिचुअल्स वगैरह वो फॉलो कर रहे हैं। इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स द आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम द वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड। क्योंकि देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड से ये लोग सभी लोग आए थे, इसलिए उनको ये अचीवमेंट होना, इसको ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग एक ही कम्युनिटी से, एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। और इसकी वजह से मॉस्क में कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क भी ये आपका किया जाता है, ताकि वो लोग सब एक जगह एकत्र होकर एक कम्युनिटी से, उनको एक कम्युनिटी की फीलिंग आए कि एक समुदाय के वो लोग हैं। मॉस्क को जमात आपके कमाल आती है, बिल्ड किया गया था आपके 1520 में, जमात कलाम आपके हैं, तो ये बिल्ड किया गया था। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। खिलजी और तुगलक के दौरान किस तरह से एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मजबूत बनाया गया, उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। देखिए जो कंसोलिडेशन था ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब अगर हमें सल्तनत को, अगर हमें राज को बड़ा करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें रिलायबल गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नेंस चाहिए। रिलायबल गवर्नेंस का मतलब क्या है, हमें ऐसे लोग चाहिए जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सके, जिसके थ्रू आप शासन को कर सके। तो इस वजह से क्या हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो आपके तुगलक थे और खिलजी थे, इन लोगों ने कभी एरिस्टोक्रेट का मतलब जो आपके अमीर लोग थे, जो आपकी सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत अच्छे ओहदे पे थे, जो आपके लैंडेड चिफ्टियंस थे, इन लोगों पे भरोसा ना करके, इन लोगों को गद्दी पर ना बैठा के, इन लोगों ने क्या किया, गुलामों को खरीदा और उस स्लेव्स को क्या किया, मिलिट्री सर्विसेज दी, कि बोला आर्मी का जो कमान है वो आपको संभालना है। और उनको बोला गया बंदगान बोला गया पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये ध्यान रखना है, पर्शियन लैंग्वेज में जो स्लेव ये लोग खरीद के लेके आए, और उसको बोला गया कि आप आर्मी का काम अपने से देखो। तो ये आर्मी का जो काम इनको दिया गया, उनको बंदगन बोला गया। याद रखना है, ये सारे स्लेव को क्या बोला जाएगा, बंदगन बोला जाएगा। वो इल्तुतमिश के दौरान पे होगा, और तुगलक के दौरान भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अफेयर्स इन द किंगडम। देखिए इन लोगों को ना बहुत अच्छे से किंगडम को किस तरह से चलाना है, क्या चीज़ें करनी है, ये चीज़ें इनको सिखाई जाती थी, बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता, ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग इनको दी जाती थी। सिंस दे वर टोटली, देखिए ये क्या थे, लोग टोटली डिपेंडेंट थे किस पे, राजा पे। अपने सारे काम के लिए इनकी करती धरता कौन थे, इनका राजा था, इनका मास्टर था। तो स्लेव पूरी तरह से डिपेंड होते थे, गुलाम पूरी तरह से डिपेंड होते थे अपने राजा पे।
समझ रहे हो आप, अपने राजा पे। तो ये इनका टैक्टिस हुआ करता था, अपने राजा पे डिपेंड है तो ये कभी भी राजा के खिलाफ नहीं जाएगा। तो खिलजी और तुगलक के दौरान में आप देखेंगे बहुत सारे बंदगान किए गए, बहुत सारे स्लेव को खरीदा गया, उसको बंदगान बोला जाता है, और उनको एक एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। देखिए हम्बल बर्थ का मतलब हो गया कि निम्न आपके जो जाति के जो लोग हैं, जो आपके छोटे मोटे घर में पैदा हुए हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे ओहदे पे नहीं है, तो इन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ओहदा दिया गया सोसाइटी में और इनको अच्छा पोजीशन दिया गया। हु वेर ऑफन देयर क्लाइंट, इनको क्लाइंट भी बोला गया है। समवन हु इज अंडर प्रोटेक्शन, देखिए क्या बोला गया है कि समवन हु अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, मतलब किसी के प्रोटेक्शन में रहना, किसी के अंदर रहना, डिपेंडेंट और किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना। तो इनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन दिया गया, जैसे जनरल्स और गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, इनको इन पोजीशन दिया गया ताकि ये लोग क्या करें, पूरी तरह से डिपेंड रहे राजा पे और कभी बगावत ना करें। समझ रहे हो आप, कभी बगावत ना करें। तो इसी तरह से बोला गया, सुल्तान ने बोला है वेर एडवाइज्ड स्लेव हुम, स्लेव रेदर देन सन, स्लेव को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन सन। अब क्यों देते हैं भाई, तो बोल रहे हैं स्लेव को वन हैज़ ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड, स्लेव जिसको हमने खरीदा है और उसको प्रमोट किया है, वो अपने हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए अपने पूरे जीवन भर अब किस पे डिपेंड होगा, अपने राजा पे, अपने मास्टर पे डिपेंड होगा, अपने मालिक पे डिपेंड होगा। ठीक है, वाइज मैन ने बोला है, वाइज मैन बुद्धिमान लोगों ने कहा है, ए वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव बेटर होते हैं। वर्दी क्या होते हैं, वर्दी मतलब हो गया वैल्यूबल, मतलब आपके वैल्यूबल, और एक्सपीरियंस जो स्लेव है, जिनको अच्छे से पूरा नॉलेज है, वो स्लेव जो वो गुलाम जो है वो बेटर है, वो कई ज़्यादा बेटर है उन बेटों से। क्यों बेटर है भाई, क्योंकि बेटा देखिए कई सारे जगह पे देखने को मिला है, बेटे ने ही बाप को मरवा के क्या गद्दी पर बैठ गया है, बेटा ही बाद में क्या होता है, छल करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरह से स्लेव को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। However, this also introduce an element of political instability। अब देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आया एलिमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आया, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए आया, राजनीति में आप राजनीतिक मतलब बोल सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, चीज़ें बहुत जल्दी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए है कि जो स्लेव होंगे भैया, जो गुलाम होंगे, वो गुलाम जो होंगे वो अपने मास्टर, अपने मालिक के प्रति तो बहुत ज़्यादा वफादार होंगे, लेकिन अगर मालिक की बात नहीं करेंगे, इनका जो मालिक का जो बेटा आएगा, सन आएगा, तो ये बोलेगा भैया तुम कौन, हम तो तुमको जानते ही नहीं, हम तो तुम्हारे बाप के दौरान पे बैठे थे और हम इस गद्दी पे बैठे थे और तुम्हारे बाप को ही सिर्फ जी हजूरी कर रहे थे, अब तुम कौन हो, हमको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। समझ रहे हो आप, तो इस तरह से इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये इसकी बात तो मानेगा लेकिन इसकी बात नहीं मानेगा। समझ रहे हो, तो इस तरह से पॉलिटिकल में आपका पॉलिटिकल राजनीति में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, कई सारे जो नए मोनार्क आएंगे, जो नए आपके राजा आएंगे, उनका एक्सेशन भी किया जाएगा, उनको मारा भी जाएगा और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होंगे ओल्ड और न्यू नोबिलिटी में। अब न्यू और ओल्ड नोबिलिटी में, ओल्ड और नए राजा में क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा, देखिए अभी क्या है, अभी बाप बैठ रहा है गद्दी पे, अभी फादर बैठ रहे हैं गद्दी पे, फिर इसका बेटा आ जाएगा गद्दी बैठने के लिए, सन आ जाएगा। अब ये अलग गुलाम होगा, इसका अलग गुलाम होगा, अब इस दो गुलामों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो गया। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी हिस्सा आया। और जो पैट्रोनेज, ये जो आपको जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे थे हम्बल पीपल, जो कि आपके ऐसे घर में पैदा लिए थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, ये सब जो लोग थे दिल्ली सुल्तान के, हाँ, तो ये जो लोग थे आपके, जो बहुत अच्छे सोसाइटी में आपके जो एलाइट लोग थे, जो आपके बोल सकते हो आप, जो जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत अच्छा औहदा भी था सोसाइटी में, बहुत इज्जत भी थी सोसाइटी में, इन लोग को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। और तारीख में इनका क्रिटिसाइज भी किया गया है, कुछ हमें क्रिटिसिज्म भी मिला है, जो उनका ये बोलते हैं कि इन लोगों ने ये सही नहीं किया, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यार दिल्ली सुल्तान के लोग क्या कर रहे थे, लो और बेस बॉर्न, लो और छोटे जाति के जो लोग होते हैं, जो आपके बहुत अच्छे घरे पैदा नहीं होते हैं, उनको हाई ऑफिस, उनको अच्छा ऑफिस, बड़ा लंबा आप बोल सकते हैं ऑफिस दिया जा रहा था, जो बहुत अच्छे पोजीशन वाला ऑफिस दिया जा रहा था। और इसमें एक जगह हमें आर्टिकल भी मिला है एनसीईआरटी में, जहाँ ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं, वो कुम्हार हो गया, आपके हजाम बनाने वाले हो गए, बाबर हो गए, अभी गार्डनर हो गए, कुक हो गए, तो इन सब छोटे जाति जो बहुत ही छोटे निम्न जो काम करते थे, इन लोग को भी अच्छा पोजीशन दिया गया। किस बेसिस पे दिया गया, देखिए नहीं समझ में आ रहा है किस बेसिस पे दिया गया, लेकिन नाई को किस बेसिस पे इतना अच्छा पोजीशन दिया गया, गार्डनर को किस बेसिस पे दिया गया, कुक को किस बेसिस पे किया गया, तो ये चीज़ें कुछ लिखी हुई नहीं है, बस ये बोला गया है। गयासुद्दीन बरानी ने ये बात लिखी है, मिड 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, ये इतिहासकार थे, इन्होंने लिखा है कि जो अपॉइंटमेंट था ये दिखाता है कि सुल्तान ने अपना जो जजमेंट है, अपना जो न्याय करने का जो अपना दिमागी हालत है इनकी ख़राब हो गई है, इनको ये इनकैपेबल हैं रूल करने के लिए। समझ रहे हो,
तो ये चीज़ें देखिए, अब अगर इतने ही मतलब कोई अगर एविडेंस नहीं मिला है कि इन लोगों ने किस हिसाब से इनको आगे किया है, तो ये भी कहना, तो इनका जो है क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को गद्दी बैठाना समझ में नहीं आया, क्यों बैठाया था, कोई रीज़न नहीं लिखा गया। हो सकता है कि होंगे, हो सकता है नहीं भी हो सकते हैं, इनका दिमाग इतना अच्छा, तो डिपेंड करता है रीज़न का, उस टाइम पे उन्होंने क्या सोच के इतने लोगों को आगे बढ़ाया है। देखिए, लाइक द अर्लियर सुल्तान कैसे खिलजी और जो तुगलक मोनार्क होते हैं, उन्होंने मिलिट्री कमांडर को भी क्या किया, अपॉइंट किया एज ए गवर्नर, और अपने साइज को भी बढ़ाया। डिफरेंट टेरिटरी में, डिफरेंट क्षेत्रफल में इन्होंने मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स को, मिलिट्री कमांडर को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया था। और क्या किया था, इनको क्या कर दिया था, लैंड दे दिया था। लैंड को बोला गया इक्ता, वर्ड एकदम याद रखना है, इक्ता बोला गया है, क्योंकि वर्ड हमेशा आ जाता है। और इस लैंड का जो लोग देख रेख करे, इसको बोला गया इक्तादार। क्या बोला जाएगा, इक्तादार, याद रखना है, इक्तादार। और क्या बोला जाएगा, मुक्ति, तो ये बोला जाएगा इक्तादार और मुक्ति। तो द ड्यूटी ऑफ मुक्ति क्या था, कि मुक्ति का ड्यूटी ये था कि क्या करना है, यहाँ पे मिलिट्री कैंपिंग लीड करना है। कोई भी अगर मिलिट्री कैंपिंग होता है तो कौन लीड करेगा, तो मुक्ति लीड करेगा, मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को, अपने इक्ताज में, अपने लैंड में लॉ और ऑर्डर की कानून सही तरीके से चले, उस चीज़ों को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज, अपने मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में ये क्या करेंगे, जो काम करें इसके बदले इनको सैलरी दी जाएगी, और इनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट एज सैलरी, और उसको सैलरी की तरह उसको मिलेगा वो चीज़ें, और वो इसी रेवेन्यू से क्या करेगा, अपने अंदर इसने जितने भी लोगों को रखा है उसको भी पैसा देगा, उसको भी, सोल्जर्स को भी पैसा देगा। कंट्रोल ओवर मुक्ति वाज मोस्ट इफेक्टिव, कंट्रोल जो मुक्ति का होगा वो बहुत अच्छे से किया जाएगा अगर इस पोस्ट को इनहेरिटेबल नहीं बनाया जाए। इनहेरिटेबल का मतलब क्या है, कि आपका जो है कि आप अगर राजा बने, अगर फादर राजा बना है इस चीज़ का, तो उसके बाद बेटा राजा बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अपने मन से अगर अपना जो राजा होते हैं वो बैठाते हैं अगर गद्दी पे किसी और को, तो ये ज़्यादा सही होता है। तो ये क्या है, इनहेरिटेबल नहीं किया गया, मतलब बाप के बाद बेटा गद्दी पर नहीं बैठेगा, उसके जो पोजीशन को गद्दी पे नहीं लेगा। इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम, देखिए इनको क्या किया गया, छोटे समय के लिए, 1 साल 2 साल 2-4 महीना 5 महीना 6 महीना, इन सब टाइम के लिए इनको बोला गया कि तुम इस लैंड की देख रेख करो, लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो आपका बेटा इस गद्दी पे नहीं बैठेगा, इसको ध्यान रखना है। तो क्या किया गया, इनहेरिटेबल हो गया पोस्ट। हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वेर रिगरसली इम्पोज, और ये जो सर्विस था इस तरह का कि भाई इसके बाद इसका बेटा नहीं बैठेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के द्वारा बहुत ज़्यादा अपनाया गया। अकाउंटेंट को भी, अभी इक्तादार थे जो मुक्ति थे, इनके ऊपर अकाउंटेंट को भी रखा गया, जो लेखा जोखा रखेगा कि इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो रेवेन्यू जितना सरकार ने, जितना कि इन लोगों ने बोला है, आपके ये सल्तनत ने बोला है, उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उससे ज़्यादा किया है। ये देखते रहना, ये लोग देखिए इस चीज़ का भी चेक एंड बैलेंस बैठा के रखते थे, जितना पैसा बोला जा रहा है उससे ज़्यादा पैसा कहीं कलेक्ट तो नहीं कर लिया गया है। और देखिए ये जो इनका, तो इनके टाइम पे आप अगर बात करेंगे, आप अगर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए थे। आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा काम करेंगे, इनका जो एम्पायर था बहुत ही बड़ा एम्पायर था, इन्होंने बहुत ही ग्रेट इकोनॉमी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, सब चीज़ों का इन्होंने लेखा जोखा रखा था, इकोनॉमी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब चीज़ रखते थे। रेवेन्यू का सोर्स डाइवर्सिफाइड कर दिया था कि सिर्फ लैंड से ही रेवेन्यू नहीं आएगा, बाकी बहुत सारे सोर्सेस होंगे जहाँ से रेवेन्यू आएगा, मार्केट से रेवेन्यू आएगा, लैंड से आएगा, और आपके और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि क्या है कि लैंड नहीं देना है, सैलरी देना है। देखिए कैश पे काम चलेगा, सैलरी पे काम चलेगा, लैंड पे काम नहीं चलेगा कि हम कि भाई ये हमारे अंदर काम कर रहा है तो लैंड दे दो। जैसे कि हमने पिछले टाइम में देखा था, जब हम पढ़ रहे थे कुछ चैप्टर्स, तो उसमें देखा था कि राजा क्या करते थे, लैंड दे देते थे, सैलरी नहीं देते थे। क्यों नहीं दे देते सैलरी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता, तो सैलरी देंगे कहाँ से, तो वो लोग क्या करते थे, लैंड दे देते थे। और कुछ टाइम बाद जब राजा वीक होता था तो सूबेदार लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा लैंड इकट्ठा हो जाता था, उनके पास रेवेन्यू का अच्छा खासा सोर्स हुआ करता था, तो वो लोग क्या राजा पे रेबल कर देते थे, राजा पे आक्रमण कर देते थे, बोलते थे कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम तुम्हारे अंदर नहीं आते, तुम कौन हो भाई, तुम्हारा तो अब मतलब निकल गया तुमसे, तो अब तुम निकलो यहाँ से, ठीक है, लात मार के निकाल देते थे राजा को, और खुद सर्वोसर्वी बन जाते थे, खुद ही सुप्रीम बन जाते थे। तो ये सब चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में नहीं हुआ। उसके टाइम पे इकॉनमी बहुत ही अच्छी थी, रेवेन्यू का उसने काफ़ी सारा सोर्सेस रखा, आपका रेवेन्यू का सोर्स डाइवर्सिफाइड किया। इसने बोला कि भाई जो ये अब काम चलेगा कैश पे, हम सैलरी पे देंगे, ठीक है,
इनकम जो होगा, इनकम पे पूरा चेक रखता था ये, कि जो बंदे से अगर कर वसूला जा रहा है, कर 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं वसूला जाएगा। मार्केट के स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाइड किया। मार्केट के स्ट्रक्चर को क्या बोला गया कि भाई पैसा जितना हम बताएंगे तुमको उतना ही मूल्य रखना है किसी भी प्रोडक्ट का, ताकि जो आपके जो लोग हैं, जो आपके आर्मी के जो लोग हैं, बात करोगे अगर आर्मी के जो लोग हैं वो जो है वो जो जिनको इनको जो सैलरी दी जा रही है, इनकी सैलरी में इनका घर चल जाए, इस बात की पूरा जिम्मेदारी उठाई गई राजा के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि भाई जो आर्मी को हम इतने पैसे दे रहे हैं तो सामान जो मार्केट में है वो इतना ही महंगा मिलना चाहिए कि जो इसकी सैलरी के अंदर आ जाए। जैसे मार्केट के हर प्रोडक्ट का प्राइस कर दिया गया, क्या फिक्स कर दिया गया, लैंड को मेजर कर दिया गया, हर जो शेयर का स्टीट था उसको फिक्स कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी बड़ा जा रहा है ये चैप्टर। तो अब हम फ्राइडे को मिलेंगे, तब ये डिस्कस किया जाएगा उसके आगे। और कल से 11 से 12 आप सभी मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास होगी 11 से 12 हमारी। पॉलिटी का पहला चैप्टर लक्ष्मीकांत का कंपनी रूल डिस्कस करेंगे। सैटरडे को हम टेस्ट भी लिया करेंगे। सैटरडे को जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएगी उसका टेस्ट होगा। तो आप सभी पढ़ के आएँ और पॉलिटी के सारे डाउट्स लेके आएँ, जरूर उस सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा आपके, और चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। तो कल से 11 से 12 पॉलिटी की क्लास यहीं पे चलेगी, आप सभी को आना है। चलिए, तब तक आपको कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या डाउट है, क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी कवर अप किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप सभी क्या करें, बंसल ट्यूटोरियल को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आप बंसल ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, या फिर आप फेसबुक पे, तो कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो आप। और कल से क्लास में ज़रूर आइएगा, 11 से 12 कल से पॉलिटी की क्लास होगी। आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पॉलिटी की, अगर आप बेसिक से अगर क्लास करते हैं तो। फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करना है ज़रूर वीडियो को। कल मिलेंगे आपके पॉलिटी के लेक्चर के साथ।